हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, जो कि होंगे बेसिकली बेस्ड होंगे रीड एग्जाम के ऊपर। और अभी आपका सीटेट का एग्जाम भी आने वाला है, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, अगर मैं रीड की स्पेशली बात करूँ तो रीड के ऊपर अभी मैं इंग्लिश की जो है आपको दोबारा से तैयारी कराऊंगी। पिछले साल भी हमने जो है रीड एग्जाम की तैयारी करी थी, तो उसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप पहले उसे पढ़ें। और सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब आप वहाँ से अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लें, उसके बाद हम एमसीक्यूज के ऊपर आप आ सकते हैं। और एमसीक्यूज जितने ज़्यादा करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका हाथ क्वेश्चन के ऊपर सेट होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेसिकली है आपके मतलब इंग्लिश पैरागोजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी एसेस थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। पूछा गया कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज स्किल होती है जो कि आप पेन और पेपर से बच्चे की चेक नहीं कर सकते हो। पेन पेपर टेस्ट जो होता है ना, जो बच्चे को लिखने के लिए जो टेस्ट दिया जाता है बेसिकली पेपर के ऊपर, उससे कौन सी लैंग्वेज स्किल को टेस्ट नहीं करा जा सकता। तो लैंग्वेज स्किल जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रीडिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बिकॉज जब आप रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग के लिए आप बच्चे को पढ़वा करके देखना पड़ेगा। पेन पेपर से ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा रीड कर पाता है कि नहीं। सेम चीज़ है, बोलना बोल पाता है कि नहीं, ये भी आप पेन पेपर पे जो है लिख करके नहीं समझ पाएंगे। जब भी आप बच्चों को प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उससे करवाएंगे, पोएम्स पढ़वाएंगे, प्रोज पढ़वाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर रहा है स्पीकिंग एंड रीडिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट डाउन करना। योर क्लासमेट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट यू वांटेड एंड यू वांट हिम और हर टू गिव इट टू यू। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपका एक क्लासमेट है जिसने अभी एक बुक खत्म करी है, पढ़ करके, जो आपको चाहिए थी और आपको आपको पढ़ने के लिए चाहिए थी, तो आपको कैसे उसे रिक्वेस्ट करना है। बेसिकली इसमें ग्रामर का पॉइंट पार्ट आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप उससे बुक मांगे, मतलब आपकी बेसिकली उसको ग्रामर चेक करनी है, ठीक है। लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज, कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ। गिव मी द बुक, गिव मी द बुक तो बिल्कुल नहीं होगा, कैन यू गिव मी द बुक नाउ। तो उसका जो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो रोल प्ले होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये एक मेथड है बेसिकली पढ़ाने का। तो रोल प्ले भी एक मेथड होता है बच्चों को, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, क्या चीज़ आपको प्रमोट करनी है। असेसमेंट, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर मैं स्पेशली बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो रोल प्ले विधि से आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग अच्छी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग डाउट है या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ताकि जो है एक हमें थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाए मेरे को, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू अ कम्युनिटी विच। देखो ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ है। जो स्पीच कम्युनिटी होती है वो बेसिकली किस तरह की कम्युनिटी होगी, ये पूछा गया है। देखो अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी की, कम्युनिटी का मतलब होता है जहाँ पर एक जैसे लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूँ एक जैसा अगर कुछ होता है, तो हम बोलेंगे कि वो सेम कम्युनिटी का है। जैसे कि मैं बात करूँ मुस्लिम कम्युनिटी, तो मतलब हम सारे मुस्लिम्स की बात करें। हिंदू कम्युनिटी, सारे हिंदू की बात करें। क्रिश्चियन कम्युनिटी, सारे क्रिश्चियंस की बात करें। एक जैसे जब लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्पीच की बात करूँ तो सेम वही वही चीज़ लागू होगी कि जब लोग एक जैसा बोलेंगे जहाँ पर, तो वो आपकी स्पीच कम्युनिटी मानी जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूज डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमने बोल दिया कि एक जैसा की हम बात करें, तो डिफरेंट का तो सवाल ही नहीं। स्पीक्स डिफरेंट डायलैक्ट, जहाँ अलग अलग बोलियां बोली जाती है, बिल्कुल नहीं। स्पीक द सेम लैंग्वेज, कनेक्ट्स वाया वर्च्यू ऑफ अ लिंक लैंग्वेज। तो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा स्पीक द सेम लैंग्वेज। जब आप बिल्कुल सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो होगा आपका स्पीच कम्युनिटी, मतलब आप सेम ही कम्युनिटी से बोलते हैं, ठीक है, मतलब बिलोंग करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। ऑल राइट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू। फंक्शनल ग्रामर
क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शनल ग्रामर। जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रामर भी पढ़ाया हुआ है, फॉर्मल ग्रामर भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसका आप जो है डिफरेंस बता सकते हैं। देखो फंक्शनल ग्रामर बेसिकली ऐसी ग्रामर होती है जो आप यूज करते हो, जो आपके किसी काम में लाते हो, आप फंक्शंस में लाते हो। बेसिकली जो डे टू डे लैंग्वेज में आपकी जो ग्रामर यूज होती है वो फंक्शनल ग्रामर होती है, और फॉर्मल ग्रामर जो बुकिश ग्रामर होती है। ठीक है, तो आप देखो लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर्स इन आइसोलेशन, लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो होता है एक पर्टिकुलर तरीके, मतलब कॉन्टेक्स्ट में जो आप ग्रामर बोलोगे वो होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज अ लेक्सिकल वर्ड। इसमें से लेक्सिकल वर्ड कौन सा है? तो देखो लेक्सिकल वर्ड बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो कि डिक्शनरी में दिए गए होते हैं, जिनका कुछ मीनिंग होता है इंडिविजुअल। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से लव, द, इज, माइट में से लव इज अ लेक्सिकल वर्ड बिकॉज इट इज गिवन इन द डिक्शनरी एंड इट हैज इट्स ओन मीनिंग, ओन एंड डिस्टिंक्ट मीनिंग। तो वो होता है हमारा लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, तो लव विल बी द आंसर। ये भी सीटेट पे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अप्रोच एक बेसिकली पढ़ाने का तरीका होता है इंग्लिश, किसके ऊपर ये फोकस करती है? तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल के ऊपर फोकस करती है आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच। मतलब आपको बच्चे को जो भी पढ़ाओगे आप बेसिकली ये सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती है। मतलब क्लास के अप्रोप्रिएट आप मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और फिर बच्चे को पढ़ाएंगे, ये होता है बेसिकली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अप्रोच जो फोकस करती है वो हमारी करती है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन अ सेंटेंस गिवन बिलो। फिगर ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इन सेंटेंसेस में? द मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर। देखो बहुत सिंपल है, जब मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था तब भी मैंने कई बार ये चीज बताई हुई है कि जो ट्रिक्स होती हैं बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच में आपको वो ध्यान रखनी है। तो द मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर, उस लड़की के चारों तरफ जो सितारे थे उस पर चांद हंसा, ऐसी कोई कल्पना कवि ने करी है। तो द मून स्माइल्ड, तो मून जो बेसिकली है वो एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कि इंसान करते हैं। स्माइल हंसना, तो चांद वैसे तो नहीं हंसता, हंसता कौन है? हंसता इंसान है। तो ये पर्सोनिफिकेशन आएगा, मानवीकरण कर दिया आपने। मतलब उसको अगर इंसानों की क्वालिटी आपने दे दी है चांद को हंसने वाली। इस केस में अगर मैं पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन की बात करूं, फ्रेज की बात करूं, तो मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर में होगा आपका पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज हमने चांद का इसमें मानवीकरण करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज पेडागोजिकल ग्रामर इज। पेडागोजिकल ग्रामर कौन सी होती है? लर्निंग ऑफ रूल्स फर्स्ट एंड देन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लर्निंग ऑफ मीनिंग्स थ्रू फॉर्म, लर्निंग ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज, लर्निंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रोज एंड पोएट्री। तो करेक्ट आंसर विल बी लर्निंग ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज। ग्रामर पढ़ना है पेडागोजिकल ग्रामर में, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? ऐसी ग्रामर आपको पढ़ानी है जो यूज के थ्रू पढ़ी जाती है। मतलब हमको सीखना है लेकिन यूज के थ्रू, बुकिश ग्रामर को नहीं पढ़ना, तो उसका बोलते हैं पेडागोजिकल ग्रामर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। While learning about the passive voice form, students learn about, ये क्वेश्चन भी सीटेट पे पूछा हुआ है। देखो जब हम पैसिव वॉइस की स्पेशली बात करते हैं तो बच्चों को पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो आप के ऐसा करने पर बच्चे क्या सीखेंगे? मतलब जब वो पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस बेसिकली आप बोल सकते हो किस चीज के ऊपर रहेगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यूज ऑफ बाय में दिया है, बिल्कुल आप बाय का यूज करते हो। पोजीशन ऑफ वर्ब्स, बिल्कुल आपको पोजीशन ऑफ वर्ब्स करेक्ट रखनी होगी तभी आप करेक्ट पैसिव वॉइस बना पाओगे। पोजीशन ऑफ नाउन भी आपको करेक्ट रखनी पड़ेगी। यूज ऑफ वर्ब फॉर्म का कैसे यूज होगा ये भी होता है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ये है कि चारों ही आपके आंसर ऑलमोस्ट सही है, लेकिन आपको इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर छांटना है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म को कैसे यूज करा जाता है वो आपको बताता है पैसिव वॉइस, और वर्ब फॉर्म चेंज होती है तभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। तो उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी टॉपिक आपको मुझसे पूछना है, जानना है, तो आप प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, जल्दी चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और अपनी तैयारी जारी रखिएगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होएगा। फिलहाल के लिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।